गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 11th क्लास में अपनी साहित्य की बुक पढ़ रहे हैं अंतरा। तो अंतरा का अपना चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर अमरकांत। तो उसमें अपन पढ़ेंगे उनका परिचय। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है और उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी और किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की और सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना शुरू किया और यहीं से प्रगतिशील लेखक संघ में भी वो जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया और कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानियों आंदोलन में एक प्रमुख कहानीकार हैं और उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान में उन्होंने वर्तमान जो समस्याएं हैं, जैसे वर्तमान में समाज में अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का एक महत्वपूर्ण विषय बनाया। वर्तमान की जो हमारी समस्याएं हैं उनके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखी है। आज के सामाजिक जीवन और उनके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया। उनकी शैली, सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। यानी ये नहीं कि उसमें कोई बनावटी रूप आता है या कोई उनका अपनी कोई बनाई हुई भावनाएं होती है। वो उसी रूप से कहानी का वर्णन करते हैं जिस रूप से हमारे जीवन में कार्य है या हमारा जीवन जिस रूप से चल रहा है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं जिंदगी, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा, ये इनकी कहानियां हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुख जीवी और बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से उपन्यास है और इन उपन्यासों पर उनको 2007 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से ये उनको मिला था। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है, यानी बच्चों के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी लिखे हैं। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। ये जो हमारी पुस्तक है अंतरा, इसमें उनकी एक कहानी है दोपहर का भोजन, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास का मुखर नहीं और मतलब उनको वो किसी को पता नहीं चलने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी में सहज संकेतों के माध्यम से ये कथा यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो अब अपन अपना चैप्टर पढ़ेंगे दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लग गई। जो जमीन पर चींटियां चल रही हैं उनको वो देखने लग गई। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा, गगरा मतलब मटके से लोटा लेकर पानी लेकर गटगट पी गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर जमीन पर लेट गई। यानी पेट खाली था और एकदम से उसने पानी पी लिया तो पेट में उसके थोड़ी सी यूं हो गई और वो जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खंकोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। उसका बच्चा वहां सो रहा था पलंग पे, उसकी नज़र उस पर गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे हुए थे और बेजान पड़े थे। उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था और उसका मुंह खुला हुआ था। उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। ये एक
मध्यम वर्गीय या अपन कहते हैं उससे भी निचले स्तर में निम्न वर्गीय परिवार की स्थिति बताई गई है कि गरीबी किस तरह उनके परिवार पर अंकुश बनकर लौट रही है। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना फटा हुआ गदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद दरवाजे पर जाकर किवाड़ से लगकर गली को निहारने लगी। 12 बज चुके थे, धूप तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए इधर उधर मजबूती से छाता ताने कुर्ती फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, तो दोपहर के समय सड़क पर कुछ भी नहीं था। कभी कभी कोई एक आध आदमी अपने सिर पर तौलिया डाले इधर उधर से गुजरता हुआ उसको दिखाई दिया। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान और कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर तक की ओर नजर मारी, तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता हुआ नजर आया। उसका जो बड़ा बेटा था वो उसे आता हुआ नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने घर में पैर रखा, यानी वो घर में घुस गया। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल और एकदम चढ़ा हुआ था। इतनी धूप में जो आया था इसलिए उसका मुंह एकदम लाल हो रहा था और कोई परेशानी भी थी इसलिए एकदम चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचकाकर बेटे को व्यग्रता से निहार रही थी। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह पास गई एकदम घबराती हुई और पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़कू मतलब बड़ा बेटा। वह डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। वो एकदम डर गई। जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो डर गई क्या हुआ, लेकिन जब उसने उसके नाक के पास हाथ रखा तो उसे पता चला सांस चल रही है। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते हुए पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उड़ते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसने अपने पिताजी के लिए पूछा कि क्या पिताजी ने खा लिया? तो उसकी माँ ने कहा, वो अभी आए नहीं हैं, आ रहे होंगे। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रोडरी का काम सीखता है। पिछले साल उसने इंटर पास किया था। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति बताई जा रही है कि जहाँ नौकरी के लिए वो इधर उधर घूम रहा है, लेकिन अभी उसे नौकरी नहीं मिली है। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी। वो थाली ले आती अपने बेटे के लिए और सामने लाकर रख दी। पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की उदासनीक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ गया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो एकदम अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अपने विचारों में खोई हुई थी। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। वो अपनी बेटे की उसके सामने बड़ाई कर रही है ताकि उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। घर पे आते ही अगर वो परेशानियों में जूझ जाए, क्योंकि उसे खुद को पता है सिद्धेश्वरी को कि वो अपनी नौकरी के लिए इतना परेशान है, रात दिन वो उसके लिए मारा मारा घूम रहा है, तो वो और किसी परेशानी को उसके दिमाग में डालकर उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती।
रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी लिया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ की ओर देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए कहा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में कहा, खा चुका। चुपके रोया तो नहीं था। वो उसको पूछता है कि वो जो पलंग पे बच्चा सो रहा है उसके लिए पूछता है कि ये खा चुका? तो वो जवाब देती है कि हाँ खा चुका। रोया नहीं था, आज तो ये रोया नहीं था, जबकि खाना किसी ने भी घर में नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि खाना इतना था ही नहीं। सबको दो दो रोटी मिल रही थी, लेकिन फिर भी जो सिद्धेश्वरी है वो अपनी गरीबी का जो स्थिति है वो किसी के सामने उजागर करना नहीं चाहती। वो सबको ढांढस बधाए रखना चाहती है कि अच्छे दिन भी आएंगे, और इसी आस में वो उसके सामने बैठी झूठ बोल देती है कि उसका बच्चा भी अभी खा चुका है, जबकि वो सो ही रहा है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है, क्योंकि घर की हालत बहुत ही दयनीय है। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा होशियार हो गया। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह कुछ आगे बोल नहीं सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी, और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद वह सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया था तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र ने हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला ही हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आदि ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते, बस अपनी जिद। भूख रहती है तो क्या ये नहीं खा लेता? वो उसको मना करता है, लेकिन वो उसे लाने की जिद करती है तो वो एकदम से अपनी माँ को बोलने लग जाता है कि क्या आप मेरे को ज़्यादा खिलाकर बीमार करना चाहती है? मैं तो यही छोड़ना चाह रहा था, लेकिन आपकी जिद के कारण मैंने ये खा लिया। जबकि उसे भूख थी। वो भी अपनी इस स्थिति को जानता है कि घर की स्थिति कैसी है। सब यहाँ अपने अपने रूप में अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। वो कोई भी अपनी एक को दूसरे को अपनी बात जाहिर करना नहीं चाह रहा। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरी को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का घास न होकर पानी का बीड़ा हो। पान का बीड़ा होता है ना, उसने मुंह में रख लिया जैसे कोई पान का बीड़ा खा रहा हो। मंझला लड़का, ये वो स्थिति है जब वो अपनी माँ के सामने ये दिखावा करना चाह रहा था कि मुझे भूख नहीं है, मैं तो इस टुकड़े को भी छोड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन जब वो उठ के गई पानी लाने तो उसने उसको आराम से मुंह में रख लिया, क्योंकि भूख तो थी, लेकिन ये पता था कि घर में खाना इतना ही है, इसलिए वो इस पर कुछ भी नहीं अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहा था। इसलिए उसने उठाकर उसको मुंह में रख लिया। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। मंझला जो बीच वाला है वो आता है और हाथ मुंह धोकर पीढ़े पर बैठ जाता है। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु लंबा नहीं था। वह उम्र की
अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। जितनी उसकी उम्र नहीं थी वो उससे ज़्यादा कहीं गंभीर और उदास दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी इस स्थिति पर कुछ नहीं कहता, वो आकर चुपचाप बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े गास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे वह स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारा बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ाई में लगी रहती है। ये बातें जो माँ है सिद्धेश्वरी है उसने अपने बड़े लड़के से भी कही थी। किसके रूप में? कि वो पढ़ाई में रहता है। छोटा जो मझला लड़ है वो हमेशा पढ़ाई में ही रहता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है कि बड़े भैया मेरे लिए बहुत ही चिंताग्रस्त है। और यही बात वो उसे कहती है उसके रूप में, जैसे बड़े ने मझले के लिए कही हो। तो वो आपस में इनके बीच एक संवाद सेतु बनाए रखना चाहती है, क्योंकि गरीबी की जो स्थिति है सब अपनी अपनी स्थिति में गंभीर हैं और सब अपनी अपनी स्थिति में परेशान है। सब बड़ा लड़का है वो भी काम ढूंढने में परेशान हो रहा है, छोटा है वो भी, उसे भी चिंता हो रही है कि उसे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं, सब इस चिंता में है। लेकिन सिद्धेश्वरी इनके बीच एक सेतु का काम करती है। फिर वो उससे कहती है कि वो 24 घंटे पढ़ाई में लगे रहता है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने चोरी की हो, यानी उसने कुछ कहा हो उसके लिए। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी, कटोरी की 3/4 दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंख भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, एकदम सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ले लो। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी, जबकि बड़े वाले ने भी कुछ नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि 1 रोटी ले लो, तुम्हारे भैया ने भी और ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो भूख ही नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे दाल दे दे, मैं दाल ही खा लूँगा। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए वहां आ गए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। ये कहानी अपन ने यहाँ तक पढ़ी कि किस तरह उन लोगों की, इस कहानी में जो अपनी कहानी है दोपहर का भोजन, इसमें अपन ने पढ़ा कि एक गरीब परिवार की स्थिति बताई गई है। वहाँ सभी काम ढूंढने के लिए और अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए परेशान हैं। अपन ने अभी सिर्फ पात्रों को पढ़ा है कि कौन सा पात्र क्या है। 2 भाइयों के बारे में अपन ने पढ़ा। सिद्धेश्वरी जी के 3 बेटे हैं। बड़े बेटा जो नौकरी के लिए चिंतित है, वो इधर उधर नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मंझला लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है कि उसे अच्छे नंबर लाने हैं। एक छोटा है जो प्रमोद, जो भी छोटा है। और अब अपन पढ़ेंगे चंद्रिका प्रसाद, मुंशी चंद्रिका प्रसाद के लिए। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, आप इसको इतना रिवीजन करना। आगे का, इसके आगे का अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।